नमस्कार। आज बिहार आईएएस के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नई कड़ी की शुरुआत होने जा रहा है। अब से वीकली न्यूज़ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज़ हर रविवार को आप लोगों के लिए लाया जाएगा। इस कड़ी में पूरे सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। साथ ही उसके पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिकल पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। अब इस वीकली न्यूज़ एनालिसिस के पहले कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वो न्यूज़ जो इस सप्ताह के चर्चा में रहे। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो इस नव वर्ष में जितने भी पदासीन लोग होते हैं, जैसे राज्यपाल, स्पीकर, तो सबसे पहला न्यूज़ यही है हमारे लिए कि राज्यपाल और स्पीकर ने नव वर्ष की बिहार वासियों के लिए शुभकामनाएं दी। तो अब इसके पॉलिटिकल अगर हम लोग बैकग्राउंड को देखें तो इससे हम लोग दो चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से दो सवाल आपके लिए पूछे जा सकते हैं। वो ये कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और स्पीकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है, वहीं स्पीकर अनुच्छेद 178 के अंतर्गत आता है। अगर आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपसे क्या पूछा जा सकता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वो ये कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो अगर आप बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को पता भी होगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम थे। और अगर आप करंट के हिसाब से अगर इसको जोड़ करके देखेंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है और बिहार के वर्तमान स्पीकर कौन है। तो अगर आपको बताता चलूँ, बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान जी हैं, वहीं बिहार के विधानसभा स्पीकर श्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो हम देखते हैं अभी इसी पहले ही साल के पहले ही दिन में बिहार के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई है। तो जो हमारे बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं वो अमीर सुबहानी बने हैं और इसके पूर्व जो हमारे मुख्य सचिव थे वो त्रिपुरारी सरनजीत हैं। अगले न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो इस साल के पहले ही दिन में हम एक न्यूज़ की तरफ देखते हैं, वो है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई। तो ये जो रेलवे के नए चेयरमैन हैं वो उनका जो नाम है वीके त्रिपाठी है। और अब इसके कुछ हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। सबसे पहले भारत में रेलवे की शुरुआत जो की गई थी 1853 में की गई थी और उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल चल रहा था। इसके साथ ही देखेंगे तो अगर हम इसके इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पहली बार जो रेलवे बजट की बात और आम बजट को अलग किया गया था वो 1924 में किया गया था और ये एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पे की गई थी। उसी के साथ 2016 में आम बजट और रेलवे बजट को पुनः एक साथ मिला दिया गया। अब हम अगले न्यूज़ की तरफ देखें तो ये हम देखते हैं कि अगला जो हमारा न्यूज़ है वो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है और उसमें हम ये देखते हैं भारत 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम यूएनएससी भी बोलते हैं, उसमें आतंकवाद के खिलाफ गठित समिति की अध्यक्षता करेगा। अगर हम यूएनएससी की बात करें तो यूएनएससी की शुरुआत कब की गई? सन 1945 में यूएनएससी की शुरुआत की गई। वहीं इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हमारे अस्थायी प्रतिनिधि हैं भारत की तरफ से, वो TS त्रिमूर्ति हैं। अब हम अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो हम ये देखते हैं
कि बिहार में अभी बिहार क्या पूरे भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत चरम सीमा पे है। वहीं अगर हम एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में बेरोजगारी की जो दर है वो उसमें वृद्धि हुई है और उस क्रम में बिहार राज्य हमारा चौथे नंबर पे है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि बिहार के ऊपर जो 3 राज्य हैं उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो पहले स्थान पे जो बेरोजगारी का दर है वो हरियाणा में है 34.1%, राजस्थान 27.1%, झारखंड 17.3%। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में करेंट बेरोजगारी दर जो है 16% है। अगले न्यूज़ की तरफ देखें तो अभी प्रकाश पर्व मनाया गया जो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो अगर आपको बताऊं तो अभी जो वर्तमान में 2022 में जो प्रकाश पर्व मनाया गया वो 355वें प्रकाश पर्व मनाया गया है और वो पटना के ही पटना साहिब स्थान पे मनाया गया है। तो आपको ये बताता चलूं कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे वो श्री गोविंद सिंह जी थे। उनका जन्म बिहार के पटना साहिब जगह में हुआ था। वहीं इनके जन्म वर्ष की बात करें तो 1666 में हुई थी। वहीं इनकी मृत्यु 1708 में महाराष्ट्र में हुई थी। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़े तो ये हमारे एक न्यूज़ है दिसंबर में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है 1,29,780 करोड़ रुपए का हुआ है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप जो जीएसटी की शुरुआत हुई है, जो इस नए कर व्यवस्था की शुरुआत की गई है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जिसे हम जानते हैं, और ये जो जीएसटी की शुरुआत हुई है 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है। अगर आप इसके और भी कुछ पहलुओं को जानना चाहेंगे तो इसमें जो जीएसटी लागू हुई है वो 1 जुलाई 2017 से हमारे पूरे देश में लागू हुई है। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हमारा असम है और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है। हम इसमें आगे अगले न्यूज़ की तरफ जाएं तो हम ये देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश का सबसे पहला खेल विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया गया। अब ये उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय की शिलान्यास कहाँ किया गया तो इसमें हम देखेंगे कि मेरठ जो जगह है उत्तर प्रदेश का वहाँ पे शिलान्यास किया गया है पहले खेल विश्वविद्यालय का। अब इसके दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो ये हम देख सकते हैं कि देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया। तो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया। वहीं अगर आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं। जो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है बेसिकली वो, और दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो हैं कर्णम मल्लेश्वरी हैं और ये पहली महिला ओलंपिक विजेता हैं। और ये सिडनी ओलंपिक 2000 में पहली बार कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और ये सवाल अभी आपके एमपीपीएससी में भी पिछले ही साल पूछा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे हम देखेंगे तो एक जो न्यूज़ आई थी वो आरक्षण से संबंधित है। उसमें ये बोला गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने ईडब्ल्यूएस के लिए पारिवारिक आय सीमा सालाना 8 लाख रुपए बरकरार रखने समेत 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा स्वीकार करने का फैसला किया है। अब इसके हम पॉलिटिकल पहलुओं को देखें तो इसमें एक टर्म आता है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए पहली चीज़ की 8 लाख की आय सीमा जो है वो बरकरार रखी गई है। साथ ही अगर आप ये देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में पहली बार जो 10% का जो आरक्षण देने का संशोधन किया गया था वो संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन में किया गया था। वहीं इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक अनुच्छेद होता है वो आर्टिकल 124 अनुच्छेद से ये संबंध रखता है। अगले न्यूज़ की तरफ देखेंगे तो अभी
हमारा पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व एक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर के चिंतित है। वहीं अगर आप लोगों को पता होगा तो भारत ने COP26 जलवायु सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को रोकने और उसको कम करने में बहुत बड़ी पहल की है। तो अगर हम लोग ये देखें कि किस तरीके से COP26 में भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर के पहल किया है, तो अगर हम देखें तो COP26 हुआ कहाँ पे है, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, और COP27 शार्म एल शेख इजिप्ट, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं, और COP28 UAE में होने जा रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी हम लोग इस COP26 और क्लाइमेट चेंज के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि COP27 कहाँ पे हो रहा है, शार्म एल शेख मिस्र, और COP28 UAE में होने जा रहा है। अब सबसे पहले ये पूछा जा सकता है, जो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें ये कि इसकी शुरुआत कब की गई। इसकी शुरुआत 1995 में COP1 इसकी जो सम्मेलन हुई थी COP1, वो बर्लिन जर्मनी में शुरुआत हुई थी, और सन 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक जो हमारा न्यूज़ है वो हमारे बिहार राज्य से संबंधित है, और इस बिहार राज्य में अगर देखें तो वो न्यूज़ इस तरीके का है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसे हम VTR के नाम से भी जानते हैं, VTR में जीवों के भटकाव रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम की गठन किया गया है। अगर हम इसमें देखें तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य में या वाल्मीकि नेशनल पार्क के अंदर ही आता है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। और अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल 40 बाघों की संख्या है। ये संख्या 2018 के अकॉर्डिंग है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1978 में की गई थी। और VTR से रिलेटेड जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उससे संबंधित आपको ये बता दूं कि ये देश का 18वां टाइगर रिजर्व है। अगले न्यूज़ की तरफ हम देखें तो ये एक न्यूज़ है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी बनी है। उनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंडी। तो दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो जब हम दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो यहाँ से हमें 2-3 पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, दोनों जगह पे मनुष्यों की संख्या तो कम है, पर वहाँ पे हमारे रिसर्च स्टेशन है। तो इस रिसर्च स्टेशन की अगर हम बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पे जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, वहाँ पे अभी करंट में जो एक्टिव हैं या उसको वर्किंग बोल सकते हैं, वो भारती और मैत्री है। उससे पहले दक्षिणी गंगोत्री भी था। तो दक्षिणी गंगोत्री अभी शायद वर्किंग में नहीं है, उसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अभी जो करंट जो हमारे 2 वर्किंग रिसर्च स्टेशन है उसमें मैत्री 1989 में स्थापित की गई थी। वहीं भारती की बात करें तो 2012 में स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम दक्षिणी ध्रुव को देख रहे हैं तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तरी ध्रुव को भी जान लेना चाहिए। तो अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव पे जो रिसर्च स्टेशन है, जो अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम हिमाद्री है। एकमात्र रिसर्च स्टेशन जो हमारे नॉर्थ पोल पे है, उसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका नाम हिमाद्री है। इसी में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ही एक और जो न्यूज़ आई थी, त्रिमूर्ति है ना, जो मैंने अभी पिछले न्यूज़ में आप लोगों को बताया कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में TS त्रिमूर्ति हैं, और वही इस सुरक्षा परिषद में आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता संभालेंगे। तो अब इसमें समझने वाली बात कौन कौन सी है। इस सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति में 5 नए देश शामिल हुए हैं। उन 5 नए देशों के बारे में जानना जरूरी है। मैं
इस 5 नए देश में जो शामिल हैं वो अल्बानिया, ब्राज़ील, गाबन, घाना तथा यूएई, अभी नए 5 राज्य शामिल हुए हैं। वहीं अगर हम संयुक्त राष्ट्र में बात करें तो अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में हमारे कौन है, टी.एस. तिरुमूर्ति। साथ ही भारत जो है 15 सदस्यीय अस्थायी समिति का सदस्य भी बना है और इसका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2022 तक है। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला जो हमारे पास न्यूज़ है वो न्यूज़ हमारे खेल से संबंधित है और इस खेल में हम ये देखते हैं कि महिला विश्व कप के लिए मिताली राज को कप्तान नियुक्त किया गया है। तो अब हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी ये हो जाता है कि जो महिला विश्व कप 2022 में होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। तो महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में होने वाला है और इसकी कप्तान मिताली राज बनी है। और मिताली राज से एक और जो आप लोग को जानना ही ज़रूरी हो जाता है, मिताली राज महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर हैं। वहीं अगर उसके आगे की बात करें तो अभी चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है तो निर्वाचन आयोग ने कोरोना की स्थिति का जो जायजा लिया है। अभी पूरे देश में कुल 5 राज्यों में चुनाव की स्थिति है और चुनाव होने जा रहा है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित हम कुछ उसके पॉलिटिकल और कुछ करेंट से रिलेटेड हम चीज़ें जान लेते हैं। अगर हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसमें ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है और इसके निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनके जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होती है। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अभी जो वर्तमान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं वो सुशील चंद्रा हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, तो आपको बता दूं कि जो हमारे सुशील चंद्रा जी हैं वो 24वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो हमारे निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। धन्यवाद दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अभी तक मुझे लगे और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं और शायद ये न्यूज़ पढ़ने और सुनने का एक अलग और अनूठा प्रयास आप लोग को ही पसंद आएगा। उम्मीद है जैसे जैसे ये कड़ी आगे बढ़ते जाएगी आप लोग को भी और डिटेल एनालिसिस और एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस न्यूज़ के साथ जोड़े जाएंगे और आप लोग के साथ साझा करेंगे। इस कोरोना टाइम में आप लोग अपने चीज़ों को खुद को भी स्वस्थ रखें, खुश रहें और इस हमारे जो हमारे वीकली न्यूज़ एनालिसिस है ये आप लोगों के लिए हर रविवार को लाई जाएगी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।